बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक चीज़ और जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस डायग्राम में एक चीज़ और योगेंद्र सिंह ने बोली थी, और वो ये थी डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। ट्रेडिशनलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन की ओर इंडिया बढ़ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन इन्होंने कैसे बताई है। नीचे इन्होंने डायग्राम के नीचे लिखा है ट्रेडिशनलाइजेशन, नीचे, एंड ऊपर इन्होंने बोला है मॉडर्नाइजेशन। तो योगेंद्र सिंह कहते हैं बेसिकली कि ट्रेडिशन से हम मॉडर्नाइजेशन की ओर इस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे। यानी कि किसी भी सोसाइटी में अंदरूनी तौर पे चेंजेस आते रहते हैं, ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस आते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, किंग्स बदलते रहते हैं, लोकल लेवल पे माइग्रेशन होती रहती है, बट ओवरऑल बड़े लेवल पे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ना शुरू होता है जब ऑर्थोजेनेटिक से हेट्रोजेनेटिक चेंजेस आने शुरू होते हैं। बाहर से कोई अटैक हुआ, मुगलों का अटैक हुआ या ब्रिटिशर्स का अटैक हुआ, दे ब्रिंग मेजर सोर्सेज ऑफ चेंज। और योगेंद्र सिंह का तो कहना ही यही था कि भाई इंडिया में अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आया है, मॉडर्नाइजेशन हुई है, वो हुई है ब्रिटिशर्स के आने पे, उससे पहले इतनी कुछ खास हुई नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स के आने पे जो भी चेंजेस आए उनको उन्होंने कैटेगराइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उन्होंने कहा कि यही था बेसिक जो हमारे इंडिया में मॉडर्नाइजेशन हुई है। इसीलिए वो बोलते हैं कि यहाँ से ट्रेडिशनलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन का जो रास्ता है वो ऑर्थोजेनेटिक से हेट्रोजेनेटिक की ओर बढ़ते हुए जाता है। एंड हेट्रोजेनेटिक में भी जब वेस्ट का अटैक हुआ, जब ब्रिटिशर्स का अटैक हुआ, तब जाके हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े। तो यहाँ पे आपका ये पूरा पैराडाइम कंप्लीट होता है। अब आगे एप्लीकेशन देखने से पहले अगेन मैंने आपको बोला था कि थोड़े से बेसिक चीज़ें आपको दोबारा बता दूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके इंटरव्यू में भी आ जाते हैं, या फिर आपको अगर बाय चांस पेपर 1 में लिंकेज करनी पड़ गई या किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में एप्लीकेशन लगानी पड़ गई इन कॉन्सेप्ट्स के, देन यू शुड नो हाउ टू डू दैट। तो पहले हम देखते हैं, आपको मैं सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, थोड़ा सा और उसको रिवाइज कर लेते हैं। कि योगेंद्र सिंह का कहना है कि एक सोसाइटी, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। एक लेवल पे वो बात करते हैं कि भाई ये है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग की, तो पहले सरियों से एक ढांचा बनाते हैं, तो हम इसको भी एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो योगेंद्र सिंह सेज कि भाई जो सोशल स्ट्रक्चर है इसका एक ढांचा है, ऐसे, दिस इज सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली इट्स अ नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशंस बिटवीन ह्यूमंस बिकॉज ऑफ देयर कॉमन एक्टिविटीज। हम अगर सोसाइटी में रहते हैं, क्या हम सोसाइटी से अलग रह सकते हैं? वी हैव टू इंटरैक्ट ऑन अ डेली बेसिस विद एन नंबर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, हाउ डू वी इंटरैक्ट? हाउ डज दिस नेटवर्क गेट क्रिएटेड? हाउ डज सोसाइटी गेट क्रिएटेड? वो तब कि कोई यहाँ पे दूध बेचने वाला है, आप दूध खरीदोगे, कोई सब्जी बेचने वाला है, तो वहाँ पे आपका स्टेटस और आपका रोल डिफाइंड है। तो ही सेज कि ये जो नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स है, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टेटस, एंड उस स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है एक रोल। मेरा और आपका क्या रिलेशन है? मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। मेरा काम है बोलना, आपका काम है सुनना। आपका काम है डाउट लेके आना, मेरा काम है डाउट को रिजॉल्व करना। तो मेरा एज अ स्टेटस है टीचर, आपका एज अ स्टेटस है स्टूडेंट। तो उसके बेसिस पे हम दोनों के रोल्स डिफाइन हुए, क्या रिलेशनशिप होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों में है, एक इनविजिबल इनटैंजिबल कॉन्ट्रैक्ट है कि ये हमारे स्टेटस के हिसाब से हमारे रोल्स हैं। पहले ज़माने में अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो ब्राह्मण्स हैं, तो ब्राह्मण्स का एक रोल है सोसाइटी में, डिफाइंड है। वो रिचुअल्स में होंगे, वो मंत्र जाप में होंगे, वो बच्चा पैदा होता है कि तो उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं वो निभाएंगे, किसी की डेथ होती है तो वो रिचुअल्स निभाएंगे, उनको दान में हम दक्षिणा देते हैं, वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका सोसाइटी में एक जगह डिफाइन करती है। दैट जगह इज डिफाइंड बाय योर स्टेटस एंड योर रोल। तो दिस इज द सोशल स्ट्रक्चर। अब ये है टॉप व्यू, सोसाइटी का हम ऊपर से देखें। थोड़ा मैं आपको अलग तरीके से दिखाऊं तो अगर ये सोशल स्ट्रक्चर है, साइड से अगर हम देखते हैं
तो इस सोशल स्ट्रक्चर को जोड़े रखने के लिए इसके नीचे एक और चीज है, एंड दैट इज योर ट्रेडिशन। इसको हम कल्चरल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, जो हमने अभी पैराडाइम में देखा। ठीक है, कल्चरल स्ट्रक्चर क्या है? आपकी वैल्यूज, आपकी सोसाइटी की वैल्यूज क्या है, आपकी सोसाइटी में नॉर्म्स क्या है, आपकी सोसाइटी में कस्टम्स क्या हैं। अगर मान लीजिए जैसे इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब कुछ और है, फ्रांस में कुछ और है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वैल्यूज, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री वी हैव, बिकॉज ऑफ द कल्चर वी हैव। वी आर नॉट अ सिंगल रिलीजन सोसाइटी, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, मल्टीपल कल्चर्स हैं, मल्टीपल डायलेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। सेक्युलरिज्म का इंडिया में क्या अर्थ है कि भाई जो स्टेट है, जो सरकार है, वो सोसाइटी में हर रिलीजन को एक ही नज़र से देखता है, एक ही आंख से देखता है, किसी रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या किसी रिलीजन को कम इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो अगर आपको 25 दिसंबर पे क्रिसमस की छुट्टी होती है तो आपको रामनवमी की भी छुट्टी होती है, आपको गुरुपूर्व की भी छुट्टी होती है। तो हर रिलीजन को सेम स्टेटस दे रखा है स्टेट ने, सरकार ने। फ्रांस में अलग कॉन्सेप्ट है। फ्रांस में यू कैन नॉट पब्लिकली डिस्प्ले योर रिलीजन। फ्रांस में बहुत बड़ा सिखों के साथ प्रॉब्लम हुई थी कि सिख वेयर टर्बन, टर्बन इज पार्ट ऑफ देयर क्लोथिंग, दे कैन नॉट हाइड इट। फ्रांस में ये है कि एनीथिंग विच शोज योर रिलीजन शुड बी हिडन। अगर आपने गले में ओम पहना हुआ है तो वो अंदर होना चाहिए आपकी शर्ट के, वो पब्लिकली किसी को दिखना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट डिस्प्ले दैट यू बिलोंग टू हिंदू रिलीजन। अगर आपने पगड़ी पहनी हुई है तो दैट क्लियरली शोज दैट यू आर अ सिख, तो वो आपको हाइड करनी पड़ेगी। तो फ्रांस में ये हो गया था कि पगड़ी पहनना बैन हो गया था, बिकॉज दैट शोज योर रिलीजन। बहुत बड़ी इसमें इश्यूज हुए थे डिप्लोमेटिक लेवल पे भी। फाइनली इन्होंने रिजॉल्व किया था, वी जस्टिफाइड कि भाई हाउ कैन वी, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, हाउ कैन वी रिमूव टर्बन। ठीक है, दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर ट्रेडिशन। तो फाइनली दे अग्रीड, बट अगेन उनका सेक्युलरिज्म है कि किसी भी तरह का रिलीजन आपको दिखना नहीं चाहिए किसी और को। रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर। यहाँ पे है कि एवरी रिलीजन कैन प्रैक्टिस देयर कल्चर ट्रेडिशन इन पब्लिक प्लेसेस, किसी भी लेवल पे, एंड द स्टेट गिव्स यू फुल फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर रिलीजन, टू सेलिब्रेट योर रिलीजियस वैल्यूज। ठीक है, तो हर कल्चर की, हर ट्रेडिशन की अपनी वैल्यूज़ होती हैं और उस वैल्यूज़ को ही वो सोशल स्ट्रक्चर जोड़े रखता है, सोशल स्ट्रक्चर जोड़ने में वो मदद करता है। सोशल स्ट्रक्चर के नीचे जो ट्रेडिशन मैंने आपको दिखाया है, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन यूनाइटिंग द इंडिविजुअल्स इन द सोशल स्ट्रक्चर। उसको जो सरिये हैं, सरियों का जो सीमेंट का काम कर रहा है, इस चीज़ में जो सीमेंट का काम कर रहा है, जो ग्लू का काम कर रहा है, जो फेविकोल का काम कर रहा है, दैट इज योर ट्रेडिशन। और हर सोसाइटी की अलग वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया में अलग वैल्यूज़ हैं। सऊदी अरेबिया में वेमेन कैन नॉट ड्राइव, क्योंकि वो अपने रिलीजन के साथ इस चीज़ को जोड़ते हैं किसी तरह। यहाँ पे ट्रिपल तलाक के जजमेंट से पहले ट्रिपल तलाक वाज वैलिड। एनी मुस्लिम मैन कैन डिवोर्स हिज वाइफ बाय गिविंग 3 times बाय सेइंग ट्रिपल तलाक। ठीक है, तलाक 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 बोल दिया, दैट इज़ अ वैल्यू, बट दैट इज़ नॉट वैलिड इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इवन कुछ मुस्लिम कंट्रीज में भी ट्रिपल तलाक की प्रथा नहीं है। तो इंडिया में जब ये जजमेंट आता है तो इट वॉज अ वेरी मॉडर्न जजमेंट कि फाइनली वी आर गेटिंग द फ्रीडम ऑफ इट। तो ऐसे ही जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ कह लीजिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो आपको हर सोसाइटी में मिल जाएंगी। बट कुछ वैल्यूज़ मैं आपको ऐसे बताना चाह रही हूँ जो सोसाइटी डिफर करती हैं, एंड दीज वैल्यूज़ यूनाइट अ पर्टिकुलर सोसाइटी टुगेदर। ठीक है, अब सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल स्ट्रक्चर को आपको थोड़ी क्लैरिटी आ चुकी है। अब हम थोड़ा मूव करते हैं कि कल्चरल स्ट्रक्चर यानी कि ट्रेडिशन के अंडर 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है लिटिल ट्रेडिशन, एक आता है ग्रेट ट्रेडिशन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आगे हम बता चुके हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी, जस्ट 5 मिनट में।
लिटिल ट्रेडिशन मैंने आपको बताया था कि जो आम जनता है, जो फोक्स हैं, गांव के लोग हैं, वहाँ पे जो कल्चर वैल्यूज़ चलती हैं, कहानियाँ, कहावतें, मेले में क्या होता है, दादी अम्मा की कहानियाँ, हमारे यहाँ पे ये लेजेंड है, ये कहावत है, ऐसा कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था, इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट ये सुनी सुनाई बातें एक विलेज के कल्चर को, एक पर्टिकुलर छोटी सी कम्युनिटी के कल्चर को डिफाइन करती हैं। ठीक है, कम्युनिटीज़ में भी होता है, बंजारा कम्युनिटी की कुछ कुछ लेजेंड्स होंगे, उनके एंसेस्टर्स ये करते थे। तो लिटिल ट्रेडिशन इज़ फोक कल्चर। ठीक है, इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, ग्रेट ट्रेडिशन इज डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपर लिटरेचर हैं, हमारे 4 वेद हैं, वेदों की व्याख्या हुई है, वेदों के बारे में बहुत सारी कमेंट्रीज हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं, उसके ऊपर रिसर्च हुई है, रामायण महाभारत पे सीरियल्स बने हैं, इस पे भी बहुत थीसिस लेवल पे रिसर्च हुई है, डिस्कशंस होती हैं। क्या इसमें पेट्रियार्कल वैल्यूज़ थी, सीता के साथ ऐसा गलत हुआ क्या, राम ने क्या सीता के साथ गलत किया, रावण का क्या रोल था, रावण की बैकग्राउंड क्या थी, वो भी शिव की पूजा करते थे। तो ये ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो एक तो बहुत बड़े स्केल पे हैं, एवरीबडी इन इंडिया नोज अबाउट इट, श्रीलंका में भी है। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर प्रॉपर लिटरेचर है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, इसके ऊपर पीपल रिफ्लेक्ट ऑन इट, ये एक नॉलेज का भंडार है, एंड ये इट एक्ट्स एज अ बीकन ऑफ लाइट, दिस नॉलेज एक्ट्स एज अ बीकन ऑफ लाइट फॉर द होल सोसाइटी। ठीक है, रामायण महाभारत से प्रेरित होके लोग अपनी सीख लेते हैं, भगवद गीता से सीख लेते हैं, तो इट हैज़ बिग इम्पैक्ट, बिग स्प्रेड इन अ सोसाइटी, पीपल नो इट। लिटिल ट्रेडिशन हर 4 किलोमीटर पे चेंज हो रहा है, ग्रेट ट्रेडिशन हैज़ अ बिग मैक्रोस्कोपिक स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लिटरेचर है, एक तो डॉक्यूमेंटेड है, और दूसरा हम कह रहे हैं कि इट एक्ट्स एज अ बीकन ऑफ नॉलेज फॉर द होल सोसाइटी, बीकन ऑफ लाइट, नॉलेज लाइट। ठीक है, बॉलीवुड इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, बताया मैंने आपको। तो फिर मैंने आपका स्प्रेड इसका छोटा है, लोकल स्प्रेड इज़ लोकल, इसका वेरी वास्ट स्प्रेड, और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। बॉलीवुड आप लिख सकते हो, डू राइट दिस इनोवेटिव एग्जाम्पल्स विच आई टेल यू। जो बुक्स में दिए हुए एग्जाम्पल्स वो तो सभी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल दें तो आर्ट एंड कल्चर में जो आप पढ़ते हैं कि छोटे छोटे जो अगर आप क्लासिकल डांस की बात करते हैं या क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं, कार्नाटिक म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, दीज आर पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, दीज आर नोन एट अ लार्ज स्केल, इसका बहुत बड़ा रीजनल स्प्रेड है। क्लासिकल की कैटेगरी में ही आना बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोकल लेवल पे जो आपके रीजनल डांस है, मान लीजिए छाऊ डांस है मयूरभंज उड़ीसा का, वो आपका लिटिल ट्रेडिशन में आ गया। या लोकल लेवल पे जब आप पपेट्री पढ़ते हो कि बिहार के इस जगह की ये पपेट्री है, या पहाड़ी कोई डांस है हिमाचल के किसी गांव का, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन। अब इसमें एक चीज़ और है, मैंने आपको बता दिया कि ग्रेट ट्रेडिशन है और एक लिटिल ट्रेडिशन है। एक टर्म और आएगी आपको यहाँ पे कि भाई लिटिल ट्रेडिशन से और ग्रेट ट्रेडिशन, इन दोनों चीज़ों में एक्सचेंज होता है कल्चर्स का, ट्रेडिशंस का इंटरैक्शन है इन दोनों में। जब कोई लोकल कल्चर पार्ट बनता है ग्रेट ट्रेडिशन का, जब कोई लिटिल ट्रेडिशन पार्ट बनता है ग्रेट ट्रेडिशन का, उसके कांटेक्ट में आते हैं लोग, एंड जो एलीट्स हैं, दोज हु डिफाइन ग्रेट ट्रेडिशन, दोज हु आर कंट्रोलिंग, जो लिटरेचर बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वेद लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जो लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं, बॉलीवुड में कोई मूवी बन रही है, व्हेन दे आर इंक्लूडिंग some part of little tradition into great tradition, that process is called universalization
यूनिवर्सलाइजेशन कैसे कि एक छोटे स्केल से एक बड़े स्केल पे ये चीज़ जा रही है। इसका बहुत ही बढ़िया 3-4 एग्जांपल देती हूँ मैं। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अगर किसी हिमाचल का या नेपाल के किसी गांव का कोई डांस फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है, टू द एक्सटेंट दैट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आर परफॉर्मिंग देम ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, आजकल बहुत चला। किसी लोकल बंगाल के किसी कच्चा बादाम किसी ने गाया था तो नोबडी न्यू अबाउट इट, बट वो फेमस हो गया। ठीक है, ईरान का जो वो लव सॉन्ग था जो ईरान के मैरिजेस में रहते हैं, ऑल्दो ईरान इज़ अ बिग कंट्री, बट मान लीजिए वो किसी छोटे उसका था, अब वो एनिमल मूवी का पार्ट बनता है, अबरार्स एंट्री। तो नाउ ऑल्दो नोबडी नोज द लिरिक्स, ठीक है, और बहुत कम लोगों को इसका मतलब भी पता होगा, बट बिकॉज इट डिफाइंस द एंट्री ऑफ बॉबी देओल, अबरार इन एनिमल, इट गॉट फेमस एट अ वेरी बिग लेवल। तो जब किसी छोटी सी जगह का, गांव का कल्चर या गाना या डांस एक सोशल मीडिया लेवल पे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे रीजन स्प्रेड हो गया, उससे वो जगह जगह गांव-गांव के लोग जान गए, तो दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, दैट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ योर ग्रेट ट्रेडिशन। इसमें एक और ढंग का, एक और मोर फॉर्मल विच यू कैन यूज इन योर लेट्स से इंटरव्यू ऑल्सो, अगर पूछा जाता है तो तुलु लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा। तुलु इज अ कर्नाटका में ये एक लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, एंड देयर हैज़ बिन फाइट गोइंग ऑन टू मेक इट पार्ट ऑफ योर क्लासिकल लैंग्वेजेस। आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उड़िया है, रिसेंटली उड़िया ऐड हुई थी। तो अगर तुलु लैंग्वेज इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर क्लासिकल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, देन इट मीन्स दैट तुलु लिटिल ट्रेडिशन से उठ के इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर ग्रेट ट्रेडिशन। तो तुलु की यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगी, तुलु लैंग्वेज पीपल विल गेट टू नो कि भाई, पंजाब के लोगों को भी पता होगा कि भाई तुलु, हाँ 6 अब 7 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं क्लासिकल, एंड तुलु इज़ वन ऑफ देम। तो जहाँ उसका एक लोकल स्प्रेड था, लोकल कुछ लोग ही उसको जानते थे, जो बोलते थे, जो प्रैक्टिस करते थे, नाउ एवरीबडी नोज इट। ठीक है, व्हेनेवर मान लीजिए, हाँ, अब क्लासिकल डांस की अगर बात करें, कल को अगर कोई और डांस क्लासिकल डांस में ऐड होता है, देन अगेन दैट डांस इज गेटिंग यूनिवर्सलाइज्ड, इट शिफ्ट्स इट्स पोजीशन फ्रॉम लिटिल ट्रेडिशन टू ग्रेट ट्रेडिशन। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई चीज़ ग्रेट ट्रेडिशन से उठ के उसको लिटिल ट्रेडिशन के लोग अपना रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड parochialization। सेकेंड, parochialization मतलब कि एक चीज का लोकल लेवल पे एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। parochialization का तो बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं कि शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, गांव के लोग शाहरुख खान को जानते हैं, दे ट्राई टू कॉपी हिज हेयर स्टाइल। ठीक है, अगर आप गांव के किसी, आजकल जैसे जोक भी चलता है कि ज़ायन मलिक की फ़ोटो छोटे छोटे बार्बर शॉप्स पे लगी होती है, सलोन्स पे लगी होती है, हु डोंट इवन नो हु ज़ायन मलिक इज़, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो दैट इज़ parochialization ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन टू लिटिल ट्रेडिशन। ज़ायन मलिक हु इज़ एन इंटरनेशनल सिंगर, वो दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड, दैट इज बीन, उसकी आइडेंटिटी इज पर्कुलेटिंग डाउन टू लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, या फिर इसका एग्जांपल लीजिए आपके जीन्स, वेस्टर्नाइजेशन, जीन्स टॉप जो कि वेस्ट का कल्चर था, वो यहाँ पे आ रहा है, लाइक वैसे वो वेस्टर्नाइजेशन के अंडर जाएगा। इसका एक और बेटर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि बॉलीवुड, अगेन बॉलीवुड इज़ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा वाला लहंगा अगर लोकल लेवल पे लोग पहन रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर रहे हैं, तो दैट इज़ parochialization ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, अनन्या पांडे किस तरह से साड़ी बांधती है, अब वो लोकल लेवल पे भी लोग उसको कॉपी करके बांधने लग गए हैं। पहले का एक एग्जांपल देती हूँ कि जब साधना हीरोइन थी तो साधना कट वॉज फेमस, उसका हेयर स्टाइल बहुत फेमस था। तो गांव के लोग, जब उन्होंने कभी मौका मिला, उन्होंने कभी साधना की मूवी देखी, दे यूज्ड टू गो टू बार्बर शॉप एंड गेट दैट हेयर कट। साधना कट गॉट फेमस अमंग गर्ल्स, विलेज गर्ल्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड parochialization। ग्रेट ट्रेडिशन इज पेनिट्रेटिंग इनटू द ट्रेडिशंस ऑफ फोक्स, लिटिल ट्रेडिशन का वो पार्ट बनता जा रहा है।
लैंग्वेजेस की बात कर लीजिए, पंजाबी में अगर मैं बोलूँ तो चाकू को कर्द बोलते हैं। मान लीजिए कुछ टाइम बाद चाकू को नाइफ ही बोलने लग जाएं विलेज के लोग, ठीक है। या कार को गड्डी बोलते हैं, गाड़ी बोलते हैं। जब गाड़ी को कार बोलने लग गए देन दैट मीन्स, बट अगेन दैट विल बी पार्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, बट यू कैन से कि ग्रेट ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन पे जब एक्सेप्टेंस होती है ट्रेडिशंस की, कल्चर की, लैंग्वेज की, कुजीन्स की, मोमोज आ चुके हैं लोकल लेवल पे, गांव में लोगों को पता है मोमोज क्या है, तो दैट इज पैरोकियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब विद दिस बैकग्राउंड इसके साथ अब हम चलते हैं कि हाउ योगेंद्र सिंह हैज़ अप्लाइड दिस पैराडाइम टू अंडरस्टैंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अब इसमें एक चीज़ और रह गई थी हमारी कि कल्चर, हमने ट्रेडिशन को 2 पार्ट्स में बता दिया, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। सोशल स्ट्रक्चर को भी हम 2 पार्ट्स में योगेंद्र सिंह ने डिवाइड किया था, बता चुकी हूँ, बट अगेन थोड़ा सा हम रिवाइज करके चलते हैं बिकॉज ये बाद में आपको डिफिकल्टी ना दें। आई वॉन्ट कि दीज थिंग्स शुड बी ऑन फिंगर टिप्स, ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर आपको 4 महीने बाद भी कोई ये पैराडाइम पूछ ले डिटेल में, तो यू शुड बी एबल टू टेल इट इन 5 मिनट्स। सोशल स्ट्रक्चर ढांचा, it consists of network of interrelationships between individuals who are members of the society। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो इंडिविजुअल का रोल, इंडिविजुअल की पोजीशन है, दैट इज डिफाइंड बाय इट्स स्टेटस एंड इट्स रोल, ठीक है। हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विद each other, दैट इज डिफाइंड बाय देयर स्टेटस एंड द रोल गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटस। इस सोशल स्ट्रक्चर को भी इस स्टेटस और उस स्टेटस से रिलेटेड जो रोल है, दैट अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज माइक्रो स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज मैक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे आपका जो स्टेटस या आपका रोल है दैट हैज़ अ लोकल स्प्रेड, लोकल एक्सटेंट। जो आपके रिलेशंस हैं बाकी इंडिविजुअल्स के साथ, उसकी डेफिनेशन, उसकी आइडेंटिटी, उसको कितने लोग जानते हैं, वो सिर्फ बहुत ही रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर कास्ट, अगर आप अपनी कास्ट, अपनी जाति साउथ में कहीं किसी को बता के आते हो, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। वो क्लियरली ये पूछेंगे कि अच्छा ये कौन सी उसमें आती है, हायरार्की वाइज ऊपर आती है कि नीचे, डू यू बिलोंग टू ओबीसी, SC ST ऐसे। बट अगर आप उसके अंदर अपनी जाति बताते हो तो देन दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज वेयर डू यू बिलोंग इन द हायरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो कास्ट हैज़ अ वेरी लोकल स्प्रेड, इट हैज़ अ वेरी इट इज़ अ लोकल आइडेंटिटी। कास्ट, योर फैमिली, आपकी फैमिली के बाहर आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। फैमिली में आपका एक घर का नाम होता है, एक आपके डॉक्यूमेंट्स पे नाम होता है, घर का नाम आपके फैमिली या आपके चाचे ताए के बाहर, रिलेशंस के बाहर कोई नहीं जानता होगा। तो माइक्रो स्ट्रक्चर में आपके कास्ट आ जाता है, आपके फैमिली आ जाती है एंड आपकी विलेज कम्युनिटीज आती हैं। आप अगर अपने गांव का नाम दूसरे स्टेट में लेके या इनफैक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाके लेते हैं तो दे वुड नॉट रिकग्नाइज। हो सकता है स्टेट के अंदर फिर भी लोगों को पता हो, बट दूसरे एक स्टेट के अंदर फिर भी लोगों को पता हो, बट स्टेट के बाहर तो लोगों को आपके गांव का नाम नहीं पता होगा अनलेस इट्स फेमस फॉर समथिंग वेरी स्पेशल। डायमंड की ट्रेड के लिए फेमस है वो गांव, ठीक है। तो जिस नेटवर्क, जिस सोशल नेटवर्क में आपके बहुत ही लोकल आइडेंटिटी है, दैट नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स, इट कम्स अंडर योर माइक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो में आ गया आपके बड़े स्केल पे, जहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है दैट इज नोन एट अ वेरी लार्ज लेवल। तो मैक्रो स्ट्रक्चर में आपका आ जाता है ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, आपका पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में रोल्स एंड स्टेटसेस आर डिफाइंड एज पर, अगर आप MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपका ये स्टेटस है। अगर आप MP में ऑपोजिशन में है तो आपका ये रोल और स्टेटस है। अगर आप पार्लियामेंट में सिर्फ एक बाहर खड़े हुए गार्ड हैं तो आपका ये स्टेटस है। एंड पार्लियामेंट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। जो भी वहाँ पे लोग बैठे हैं वो पूरे देश से चुन के आए हैं, तो उसका स्प्रेड, रीजनल स्प्रेड इज़ वेरी वाइड। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी, ऐसे ही आर्मी, ऐसे ही आपके डिफेंस की जितनी भी आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सशस्त्र सेवा बल है, तो
ये सब चीज़ें जिसका एक बहुत ही लार्ज स्केल पे स्प्रेड है, वो आपके आते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आप लिखिए ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटी में आपका पार्लियामेंट आ गया, सारा पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सो जो भी आपके रोल्स हैं जो आपके डिफाइंड हैं पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर, वो आ गए। आर्मी, तो दीज आर बिग स्ट्रक्चर्स जो कि देश के लेवल पे डिफाइंड है एंड दे डोंट चेंज। ऐसा नहीं है कि दूसरे गांव में जाएंगे तो किसी को प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होगा। एवरीबडी इन इंडिया वुड नो इट, ऑलमोस्ट एवरीबडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम आते हैं कि योगेंद्र सिंह ने कैसे इस पैराडाइम को उन्होंने अप्लाई किया। एप्लीकेशन पे आ जाओ, या एनालिसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन थ्रू दिस पैराडाइम। तो इसमें योगेंद्र सिंह बोलते हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन की हुई वेस्ट के आने पे ही, वेस्ट मतलब ब्रिटिश रूल के आने पे ही मॉडर्नाइजेशन हुई इंडियन सोसाइटी की। इससे पहले जो भी इंडियन सोसाइटी में नई नई चीज़ें आ रही थी, जो भी सोशल चेंज हो रहे थे, वेदर इट वाज इस्लामिक कल्चर आया इंडिया में, उससे पहले वेद आर्यंस आए इंडिया में, तो जो भी इंडियन सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे दोज वर ऑसिलेटरी इन नेचर। ऑसिलेटरी मतलब कि जैसे पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मतलब कि बड़ा चेंज नहीं आया, वो लोकल लेवल पे ही चेंज आया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब माइग्रेशन होती है लोकल लेवल पे, बाहर से कोई अटैक नहीं हुआ, बट एक औरत जब शादी के बाद जाती है तो वो दूसरे गांव में चली गई। ठीक है, तो ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ, एक विलेज से दूसरे विलेज में चली गई। एक इंसान जब काम की तलाश में जाता है गांव का इंसान, तो वो दूसरी जगह जाके काम ढूंढने लग गया, वो एक गांव से दूसरे गांव गया। तो ये माइग्रेशन बहुत लोकल लेवल पे थी, इट डज नॉट लीड टू वेरी बिग चेंज, दीज आर ऑसिलेटरी चेंजेस। तो योगेंद्र सिंह भी यही कहते हैं कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले जो भी इंडियन सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे दोज वर एट अ वेरी लोकल लेवल, उससे कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ, दोज आर ऑसिलेटरी इन नेचर। ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इंडियन सोसाइटी में। आप सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज अगर मैं आपको बोलूँ, रूल ऑफ लॉ, पूरे इंडियन टेरिटरी का एक रूल ऑफ लॉ होगा। कोई भी चेंज जब ब्रिटिशर्स लेके आते थे ना, वो ऐसे नहीं लेके आते थे कि फरमान निकाल दिया, वो पहले एक रूल ऑफ लॉ लेके आते थे। पहले हम लॉ बनाएंगे, अगर उन्होंने कहीं पे कुछ अटैक करना है या कुछ कैरेट एंड स्टिक वाला उनका जो प्लानिंग थी, तो जब उन्होंने स्टिक चलानी है तो वो पहले लॉ लेके आते थे। लॉ से वो जस्टिफाई करते थे अपना ऑपरेशन कि भाई ये हमने लॉ बना दिया है, तो जैसे वेपन्स आप नहीं रख सकते हैं, तो पहले वो लॉ लेके आते थे, वो डायरेक्टली ऐसे पॉलिसी नहीं लेके आते थे, पॉलिसी के पीछे एक लॉ बनता था। तो दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस, जुडिशरी का जो सिस्टम आया वो लेके आए कि एक सिविल कोर्ट्स होंगे और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होंगे, ये सब चीज़ें, दीज वर स्ट्रक्चरल चेंजेस, द वेरी ग्रास रूट चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। तो योगेंद्र सिंह बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने पे असली हमारी मॉडर्नाइजेशन हुई है। अब ये बोलते हैं कि इसके पहले इंडियन सोसाइटी में इस्लामाइजेशन हुआ, इस्लामिक कल्चर हुआ, उससे इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ। और संस्कृताइजेशन की जो मैंने आपको बात करी कि जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, दे कॉपी, दे एम्यूलेट द कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ अपर कास्ट्स, so that in the course of time they can be categorized as upper caste। तो वो अपने कुछ कल्चर्स को छोड़ के अपर कास्ट के कल्चर्स अपनाते थे ताकि 10, 20, 30 साल बाद या नेक्स्ट जनरेशन आने तक वो अपर कास्ट कहलाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोला, योगेंद्र सिंह ने बोला कि संस्कृताइजेशन से जो चेंज आता है कि एक लो कास्ट कुछ साल बाद अपर कास्ट बन गया। कहते ये तो पोजिशनल चेंज हुआ ना, एक
ग्रुप, एक कम्युनिटी की लो कास्ट से अपर कास्ट पोजीशन चेंज हुई, ओवरऑल जो कास्ट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था वो तो चेंज नहीं हो ना। कास्ट सिस्टम इज स्टिल देयर, डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर, ठीक है। तो अगर लो कास्ट अपर कास्ट बन रहा है तो जो लोग अभी भी लो कास्ट में हैं उनके साथ तो वो अपर कास्ट अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उन हायरार्की तो अभी भी है, इक्वालिटी तो नहीं आ गई। तो वो कहता है कि ब्रिटिश रूल के पहले जितने भी चेंजेस हो रहे थे, दे वर मेंटेनिंग द 4 थिंग्स विच डिफाइन अ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी कि जो कल्चरल स्ट्रक्चर है उसको ट्रेडिशन भी इन्होंने बोला है, उसको 4 चीज़ों पे इन्होंने डिफाइन किया है। वो बोलते हैं कि अ ट्रेडिशन में 4 चीज़ें ये होती हैं। एक तो हायरार्की, हायरार्की हमेशा रहेगी, जब तक हायरार्की मेंटेन्ड है इसको आप मॉडर्नाइजेशन नहीं बोल सकते, ये ट्रेडिशन का ही पार्ट होगा। फिर कहता है होलिज्म। तो होलिज्म का क्या अर्थ होता है? होलिज्म मतलब इट कम्स फ्रॉम द वर्ड होल। होल मतलब पूरा समूह, सोसाइटी एज अ होल। तो जब आप अपनी सोसाइटी को, अपने सोसाइटी के मेंबर्स को, जो ग्रुप है उसकी, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आप एज एन इंडिविजुअल सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, दैट इज़ अ मेन फीचर ऑफ ट्रेडिशन। कि आपके ग्रुप मेंटालिटी ज़्यादा है, इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल की खुशी, इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस, उस पर आप फोकस नहीं करते हैं। जैसे बलि दी जाती है, आजकल तो वैसे कम हो गया है, बट पहले इंसान की भी बलि दी जाती थी, नए पैदा हुए बच्चे, इन्फेंट की भी बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी। तो द कॉन्सेप्ट हियर इज कि एक अगर हम इंसान के सेक्रीफाइस दे देंगे, एक इंसान की बलि दे देंगे, तो इट विल बी, भगवान खुश होंगे और वो पूरी कम्युनिटी को, पूरी विलेज कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी को खुश रखेंगे, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके खुशी जीवन के लिए एक इंसान की बलि देना। सो दैट इज व्हाट इज होलिज्म। कि यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते हैं कि भाई ओवर एंड अबव एनी ग्रुप मेंटालिटी एक इंडिविजुअल के अपने राइट्स हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी, आर्टिकल 21 है। तो होलिज्म मतलब कि इंडिविजुअल का कोई राइट नहीं है। सती प्रथा क्या होती है कि एक औरत को जब वो विधवा हो जाती है तो उसको मरना पड़ता है, चाहे विलिंगली मरे चाहे ना, पर प्रथा है। तो सोसाइटी का एक प्रेशर है कि एक इंडिविजुअल ना चाहते हुए भी शी हैज़ टू कमिट सुसाइड। तो वो एक तरह से मर्डर है। एनसीईआरटी में एक बहुत ही डरावना 11-12 की किसी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जब चाइल्ड मैरिज होती थी पहले, तो 12-13 साल की लड़की वो विधवा हो जाती है एंड ब्राह्मण्स उसको पकड़ के जलती हुई, अपने हस्बैंड की जलती हुई चिता में फेंकते हैं एंड वो तड़पती है, वो रो रही है, शी डज नॉट वांट टू डाई, बट बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल। तो होलिज्म के चक्कर में इंडिविजुअलिज्म इज सेक्रीफाइस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि जो भी प्रथा चलती आ रही है विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी रीजनिंग, रैशनलिज्म, वो प्रथा चलती जाएगी। सुपरस्टिशन कह लीजिए कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चलती आ रही है प्रथा, कोई हमने दिमाग नहीं लगाया, हम भी यही फॉलो करते जा रहे हैं। श्राद्ध के टाइम पे सोना नहीं खरीदना है, लोहा नहीं खरीदना है, लोग खरीदारी नहीं करते हैं। क्या रीज़न है, क्या कारण है, वी डोंट नो, बट इट्स अ ट्रेडिशन, ये एक प्रथा है, तो कॉन्टिन्यूटी है, वो चलती जाएगी। तो when you're not questioning your traditions, when you don't know the history of that tradition, the origin, the causes of that tradition, and it just goes on because it's part of your tradition, that is a main feature of your cultural structure, continuity. ठीक है, and fourth is transcendence. ट्रांसेंडेंस मतलब जीवन मरण के साइकिल में बिलीव करना, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसमें हम बिलीव करते हैं कि इस लाइफ में आपके साथ जो हो रहा है दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कर्मा। ठीक है, पिछली लाइफ्स के कर्मा हैं, या फिर इस जीवन में अच्छा करोगे तो अगली लाइफ में शायद अच्छा मिले।
ये तो लॉ ऑफ कर्मा हो गया। इसके अलावा कि भाई मरने के बाद आपकी सोल रहती है, आपका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, आपकी सोल आगे फिर से जन्म लेगी। सिखिज्म में कहते हैं कि 84 लाख जून, 84 लाख लाइफ्स के बाद कभी आप कीड़े मकोड़े बनते हो, कभी आप जानवर बनते हो, कभी चिड़िया बनते हो, उसके बाद आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो इसलिए इसको ढंग से जिए। तो ये जो बिलीव्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस। एज लॉन्ग एज यू आर बिलीविंग इन दीज थिंग्स, ट्रांसेंडेंस, हायरार्की, यू आर स्टिल पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, आप मॉडर्नाइज नहीं हुए हो। तो योगेंद्र सिंह कहते हैं कि इसमें चेंजेस तब आए जब ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने इन चीज़ों को तोड़ा, कुछ हद तक चैलेंज किया एटलीस्ट, एंड दैट इज हाउ आवर सोसाइटी मूव्ड टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। कैसे कैसे तोड़े के और कैसे चैलेंज आए, हायरार्की से वो इक्वालिटी की तरफ पुश कर रहे थे। ऑल्दो ब्रिटिशर्स डिड नॉट इंटरफेयर इन कास्ट सिस्टम के लेवल पे जो भी ऑपरेशन होता था उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते थे। बट जब जुडिशरी आ गई, जब रूल ऑफ लॉ आ गया, जब सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट आ गए और वहाँ पे जब केस जा रहा है, देन एवरीबडी इज इक्वल। तो वहाँ पे ये नहीं है कि अपर कास्ट को कम पनिशमेंट मिलेगी और लोअर कास्ट को ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। समबडी हैज़ कमिटेड अ क्राइम ऑफ थेफ्ट, somebody has committed a murder, तो वो आपके जुडिशरी जो उनकी पढ़ाई है, द वे दे ट्रीट कि जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उसी के हिसाब से दे यूज्ड टू गिव जजमेंट वर्डिक्ट्स। तो उसमें आपका हायरार्की से इक्वालिटी की तरफ स्ट्रक्चर मूव करता है। होलिज्म मतलब होलिज्म से हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म। इसका मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि सती प्रथा है या कोई भी ऐसी प्रथा, इवन कास्ट सिस्टम है विच इज़ फॉलोड बाय अ ग्रुप। बलि का जो प्रथा है, जो आज भी काफ़ी जगहों पर आपने सुना होगा, काशी में बलि दी गई, बनारस में बलि दी गई। इनफैक्ट कभी कभी आपने सुना होगा कि इंसानों की भी आज तक बलि दी जाती है। न्यूज़ में इतना नहीं आता, बट जितना लास्ट मैंने पढ़ा है 2016 में देयर वाज अ न्यूज़ कि एक छोटे इन्फेंट की, छोटे बच्चे की बलि दी गई थी काशी में या कहीं पे। तो बलि का जो सिस्टम है कि भाई भगवान को खुश करना है तो पूरे ग्रुप की, पूरे कम्युनिटी की अच्छी प्रॉस्परस सोसाइटी होने के लिए हमें एक इंसान की तो बलि देनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर आपका ग्रुपिज्म आ गया है, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर आपकी कम्युनिटी की वैल्यू, कम्युनिटी की प्रॉस्पेरिटी आ चुकी है। तो ये ब्रेक करके जब ब्रिटिशर्स लेके आए इंडिविजुअलिज्म, दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑल्सो हैज़ अ राइट, सम मिनिमम लेवल ऑफ राइट्स आर देयर, राइट टू वोट उन्होंने बाद में लेके आए। या उनके कल्चर से जब इंडियंस वहाँ पढ़ाई करने गए और उन्होंने देखा कि देयर समथिंग कॉल्ड इंडिविजुअल राइट्स ऑल्सो, सम बेसिक मिनिमम राइट्स हैं वहाँ पे इंसानियत के नाम पे, और वो ग्रुप के ऊपर हैं। ग्रुप राइट्स भी आपके आते हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे भी यू हैव सम राइट्स विच नोबडी, नो ग्रुप, नो कम्युनिटी, इवन इफ इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड, नोबडी कैन वायलेट देम, यू हैव द राइट टू लिव। तो ये चीज़ें ब्रिटिशर्स लेके आए। कॉन्टीन्यूटी का मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो कॉन्टीन्यूटी से हम मूव करें हिस्टोरिसिटी की तरफ। ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस से हम मूव कर रहे हैं दिस वर्ल्डली रैशनलिज्म। अब ये जो दिस वर्ल्डली रैशनलिज्म है ना, ये आपको आजीविकास और चार्वकास की भी फिलॉसफी में मिलेगा। आजीविका और चार्वका जो थे, पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, उनकी भी फिलॉसफी यही थी कि भाई कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है। चार्वका कहते थे कि भाई जितना लोन लेना है ना ले लो, इस लाइफ में जितना लोन उठा सकते हो, और वो लोन उड़ा दो, उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, एंड मरो, मतलब जी के खुश उड़ा दो पैसा और लिव योर लाइफ, उसको वापस करने की भी चिंता मत करो। दिस वर्ल्डली मतलब वट एवर, मतलब ये थोड़ा हम साइंस की तरफ मूव कर रहे हैं कि साइंस ने तो अभी तक नहीं देखा कि रीबर्थ होता है,
हमें जो दिखता है, जो हमारे पास एविडेंस है, विच आई कैन सी, ऑब्जर्व, फील, आई बिलीव ओनली दैट। तो दिस वर्ल्डली रैशनलिज्म जो है मेरे सामने है, जो है, यही वर्ल्ड है, इसके पार नहीं है। तो डोंट गेट मी कॉट इन दिस कि पंडित जी बोलते हैं ना कि आपके पिछले कर्मों का फल है, तो वी बिकम वेरी पैसिव कि भाई यू डोंट फाइट अगेंस्ट इट कि भाई ये तो मेरे पिछले कर्मों का फल है, तो तुम उस पनिशमेंट को, तुम उस इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आपके पास कुछ गलत हो रहा है आज की तारीख में, समबडी से, सम पंडित से इसकी नहीं ये तो गलत जो हो रहा है ये आपके साथ सही हो रहा है बिकॉज ये आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, तो उसकी पनिशमेंट है। या फिर इस जन्म में आप पूजा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दान कीजिए फलाना, तो आपके अगला जन्म अच्छा होगा। तो उस फिलॉसफी से जब आप दिस वर्ल्डली रैशनलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मॉडर्निटी, एंड ब्रिटिशर्स ब्रॉट दैट। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है?